हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, जिस तरह आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास में, और जितनी भी क्लासेस आप तक शेयर की जाती हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से देखते हैं और कुछ लोग शेयर भी करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा से आप लोग और सहयोग करिए। देखिए, एक बार जब 1000 हो जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा से ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि फिर यूट्यूब एक बार रजिस्टर्ड करने के पश्चात क्या करता है, वीडियो को अपने आप से ही एक तरीके से ऊपर यानी कि यूट्यूब के ऊपर डालता रहता है, तो फिर उसमें समस्याएं नहीं होती हैं। अभी कम लोगों की यानी कि जनसंख्या कम होने के कारण क्या होता है कि ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ ना मिल पाने के कारण कई बार क्या होता है, डीमोटिवेशन फील होता है दोस्तों। तो मेरा मानना है कि आप सभी लोग अभी थोड़ा से हमारा सहयोग करिए जब तक 1000 नहीं हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मैं जल्द ही आपको लाइव क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों। लाइव क्लास में आपको और आनंद आएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और हमें पढ़ाने भी मज़ा आएगा, क्योंकि हमारा आपका सीधा संबंध रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम कम्युनिकेट कर पाएंगे हर चीज़ों को। तो आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। सबसे पहले हमें जानेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? पर्सनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र यानी कि पेमेंट ट्रांसफ़र यानी कि क्या कहेंगे इसे, भुगतान हस्तांतरण। भुगतान हस्तांतरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। पहली चीज़ें क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। फिर पर्सनल इनकम मतलब व्यक्तिगत आय, और पेमेंट ट्रांसफ़र मतलब पेमेंट भुगतान हस्तांतरण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए दोस्तों। पहली चीज़ें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नेशनल इनकम के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि राष्ट्रीय आय के बारे में बताया जा रहा है। आप एक बार कल्पना कीजिए, एक बार आप इमेजिनेशन कीजिए कि अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय आपको निकालना है तो क्या करना होगा दोस्तों। ठीक है, एक बार किसी देश की, मान लो अपने भारत देश की राष्ट्रीय, हमारे देश की कुल कितनी नेशनल इनकम है यानी कि राष्ट्रीय आय कितनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप एक बार खुद विचार कीजिए। ठीक है, आपको खुद सारी चीज़ें समझ में आएंगी दोस्तों। आइए अब शुरू करते हैं, यानी कि हम अपने परिभाषा के अनुसार देखा जाए यहाँ पर, तो राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष की अवधि। हमारे यहाँ लेखा वर्ष की अवधि कितनी है दोस्तों? 1 मार्च से लेकर 31 अप्रैल तक। 1 मार्च से लेकर 31 अप्रैल तक हमारे यहाँ क्या है? वित्तीय वर्ष, जिसे आप क्या कहते हैं? लेखा वर्ष कहा जा रहा है। राष्ट्रीय आय यानी कि वस्तुतः एक देश के निवासियों द्वारा, एक देश, मान लो अगर हम भारत को एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो भारत के निवासियों द्वारा अपने गृह देशों यानी कि भारत के गृह यानी भारत के अंदर जो निवासियों द्वारा, या विदेशों में अपनी पूंजी यानी कि जो भारतीय लोग हैं विदेशों में अपनी पूंजी उन्होंने निवेश किया है, और श्रम के माध्यम से, पूंजी के माध्यम से और उद्यमशीलता द्वारा जो अर्जित आय होती है, उसके अर्जित आय को यदि हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमें निकालने के लिए एक वित्तीय वर्ष यानी कि एक लेखा वर्ष की अवधि में एक देश के निवासियों द्वारा, चाहे जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत के निवासियों द्वारा, अब भारत के ही लोग, चाहे वो विदेशों में उनकी भूमि हो, उस पर यदि वो उत्पादन कर रहे हैं, या उनसे उत्पादन करने के पश्चात जो उन्हें अर्जित आय हो रही है, उन्हें आय अर्जित हो रही है उसको, और श्रम के माध्यम से जो काम कर रहे हैं लोग, उसके माध्यम से जो उन्हें पैसे प्राप्त हो रहे हैं, पूंजी जो कहीं निवेश कर रहे हैं उसके माध्यम से जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं, उद्यमी प्रतिभा यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप कौशल के माध्यम से जो एक तरीके से अर्जित आय कर रहे हैं, उन सभी के आयों को क्या करेंगे, इनकम को क्या करेंगे, जब जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है और नेशनल इनकम कैसे हमें पता चलेगा।
जब हम क्या करेंगे, एक देश मान लो भारत है, भारत के बारे में मैं बार बार समझा रहा हूँ, भारत है, भारत के जो निवासी हैं, जो भारत में रह रहे हैं लोग, उनके द्वारा जो अर्जित आय होती है, जो उनके द्वारा जो कोई भी काम करते हैं, मान लो श्रम करते हैं, ठीक है, निवेश करते हैं और उन कोई कंपनी स्थापित करते हैं, उनसे जो भी उन इन सभी चीज़ों करने के पश्चात जो इन्हें क्या प्राप्त हो रहा, आय प्राप्त हो रही है, यानी कि इनकम प्राप्त हो रही है, उसको जोड़ेंगे। और विदेशों में अपनी भूमि, जैसे भारतीय लोग ही क्या कर रहे हैं, विदेशों में भी काम कर रहे हैं, जिस जहाँ पर उनकी हो सकता है भूमि हो, ठीक है, वहाँ से जो किराए के माध्यम से एक तरह से कह सकते हैं उनसे प्राप्त होने वाली आय, श्रम जो लोग काम कर रहे हैं उनसे प्राप्त होने वाली आय, जो लोग पूंजी यानी कि निवेश कर रहे हैं जैसे कि मशीन वगैरह खरीदते हैं उनसे प्राप्त होने वाली आय, और उद्यम प्रतिभा के द्वारा यानी उद्यमी प्रतिभा यानी एंटरप्रेन्योरशिप कौशल के माध्यम से जो इनकम प्राप्त कर रहे हैं, इन सभी लोगों की आय जो होती है उसको हम कुल योग कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट बात यहाँ पर कही जा रही है नेशनल इनकम प्राप्त हो जाएगी। फिर बातें क्या कही जा रही हैं दोस्तों, फिर कहा जा रहा है एक तरीके से, फिर कहा जा रहा है यह साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। जो नेशनल इनकम होती है वो किस पर होती है, साधन लागत पर एनएनपी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एनएनपी के बराबर होता है। और इसे बाजार मूल्य पर एनएनपी में से निवल अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाएगा, निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाकर जैसा कि घटाकर प्राप्त किया जाता है। अगर हमें एनएनपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, निवल अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाएगा। आइए फॉर्मूला के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो फॉर्मूला में कहा जा रहा है दोस्तों, फॉर्मूला में कहा जा रहा है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय यदि हमें निकालना है, साधन लागत पर, कल मैंने आपको साधन लागत बताया था कि यदि कोई वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो उस पर लगने वाले जो साधन होते हैं उसे क्या कहते हैं, साधन लागत। अब इस पर हम राष्ट्रीय आय यदि निकालेंगे तो बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। कल मैंने एनएनपी के बारे में आपको बताया था कि जीएनपी माइनस, अगर आपको एनएनपी निकालना है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि क्या करेंगे, एनएनपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, जीएनपी, ठीक है, माइनस डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को यदि आप घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, दोस्तों, एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। देखिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ये सब हमें याद करने में समस्या हो रही है तो आप इसको मत याद करिए, ठीक है। ऐसे इसमें से कोई क्वेश्चन आते नहीं हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आपसे यही पूछा जाएगा नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप इसको नहीं भी याद रखते हैं तो कोई समस्या आपके लिए नहीं है। अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय के रूप में साधन लागत पर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो हमने एनएनपी को अपनाया है। यानी कि कहा जा रहा है राष्ट्रीय आय के रूप में साधन लागत पर एनएनपी को अपनाए जाने के क्या कारण हैं, आइए देखते हैं। पहली चीज़ कहा जा रहा है एनएनपी देश के सभी निवासियों द्वारा अर्जित आय को दर्शाता है। एनएनपी क्या दर्शाता है, जो देश के सभी निवासी हैं उनके द्वारा अर्जित आय क्या दर्शाता है, एनएनपी को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। और यह सही भी है क्योंकि इसमें विदेशियों द्वारा अर्जित आय को भारत के राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता दोस्तों। देखो, जो विदेशियों द्वारा अर्जित आय होता है उसे भारत के नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है। मान लो कैसे, जैसे मान लो कोई विदेशी होगा, ठीक है,
विदेशी मतलब जो भारत में काम, किसी अन्य देश से आया हुआ व्यक्ति और भारत में काम कर रहा है, और भारत में काम करने के पश्चात जो उसे आय अर्जित हो रही है यानी इनकम अर्जित हो रही है, उसको नेशनल यानी कि भारत के नेशनल इनकम में उसे नहीं गणना किया जाएगा और ना ही उसे शामिल किया जाएगा दोस्तों। तो वही चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि विदेशियों द्वारा अर्जित आय को भारत के नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए इस प्रकार क्या होता है दोस्तों कि एनएनपी को एनडीपी से अधिक वरीयता दी जाती है, एनएनपी को ज़्यादा वरीयता दी जाती है और एनडीपी की तुलना में दोस्तों। नेक्स्ट बातें की जा रही हैं कि साधन लागत का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या प्राप्त हो जाता है, निवल अप्रत्यक्ष कर। जैसे कि निवल अप्रत्यक्ष कर में क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों, जैसे कि हमें निवल अप्रत्यक्ष कर एक मिनट दोस्त, निवल अप्रत्यक्ष कर में जैसे हमें बिक्री कर, जब हम कोई सामान कोई वस्तु बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगता है यानी सेल्स टैक्स जिसे कहते हैं, तो बिक्री कर प्राप्त होता है और उस पर क्या होता है, उत्पाद शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी आदि हमें प्राप्त होता है। साधन लागत का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि निवल अप्रत्यक्ष कर, जैसे कि निवल अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि उत्पादन यानी साधन लागत के लिए किए गए भुगतान नहीं होता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर एक ही शब्दों में कहा गया है कि उत्पादन के कारक को ही हम शामिल करते हैं। देखो, जो उत्पादन के कारक होते हैं उसको ही हम शामिल करते हैं किसमें, एनएनपी में दोस्तों। उत्पादन के जो कारक होता है उसको ही हम किसमें शामिल करते हैं, एनएनपी में दोस्तों। और विभिन्न देशों में करों में समानता नहीं है। देखिए, विभिन्न देश हैं जो जहाँ पर देखो हर एक देश का अपना अपना टैक्स स्लैब है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सभी देश में समान टैक्स स्लैब है, लेकिन सब देशों में अपना अलग अलग टैक्स स्लैब है। भारत के कुछ अपना टैक्स स्लैब है, ठीक है, और अमेरिका का कुछ अपना है, और एक तरीके से चीन का कुछ अपना है, सभी का अपना टैक्स अलग है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, राष्ट्रीय आय के रूप में साधन लागत पर एनएनपी के क्या क्या अपनाए जाने पर, एनएनपी को हम अपनाते हैं ना नेशनल इनकम निकालने के लिए, एनएनपी को हम अपनाते हैं। और क्या क्या कारण है, पहली चीज़ें मैंने आपको क्या बताया, जो विदेशियों द्वारा प्राप्त होने वाली आय, इसमें क्या कहा जाता है, सभी निवासियों द्वारा अर्जित आय को दर्शाता है क्या, एनएनपी, ठीक है। और विदेशियों द्वारा अर्जित आय को हम नेशनल इनकम में नहीं ऐड करते हैं, और इसलिए एनडीपी की तुलना में एनएनपी को अधिक वरीयता दी जाती है दोस्तों, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम ट्रांसफ़र पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान के बारे में बात करते हैं। हस्तांतरण भुगतान आपके समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, जैसे ही मैंने आपको बताया ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा। अगर नहीं भी लगा है तो आइए मैं समझाता हूँ। कहा जा रहा है कि हस्तांतरण भुगतान का तात्पर्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा, सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों, एक मिनट, तो क्या कहा जा रहा है दोस्तों, हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हस्तांतरण भुगतान से क्या हस्तांतरण भुगतान से क्या तात्पर्य है कि सरकार द्वारा, तो दोस्तों हम लोग किस में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हस्तांतरण भुगतान यानी कि ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कहा जाता है यहाँ पर कि हस्तांतरण भुगतान का तात्पर्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को किए गए भुगतान से होता है जिसके बदले में इन व्यक्तियों द्वारा कोई आर्थिक गतिविधि या सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है। जैसे कि बात करें वृद्धा पेंशन, ठीक है, छात्रवृत्ति आदि किस में आ जाता है, हस्तांतरण भुगतान। क्यों, क्योंकि जब ये सरकार द्वारा ऐसे हस्तांतरण किए जाते हैं यानी पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है तो किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं प्राप्त होती है और ना ही किसी प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है दोस्तों, ठीक है। यानी कि इनको जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो इस पैसे से सरकार को कोई लाभ नहीं होता है। क्या सरकार को कोई लाभ होगा, मान लो
अगर सरकार कहीं पर सड़क बनाती है तो सरकार को लाभ होती है, टोल टैक्स के रूप में उसे पैसा आता है। लेकिन अगर वो वृद्धा पेंशन देती है और छात्रवृत्ति देती है तो क्या सरकार को किसी प्रकार का कोई लाभ होता है? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होती है, नहीं की जाती है, और ना ही किसी प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हस्तांतरण भुगतान क्या होता है। जो पेमेंट ट्रांसफ़र होता है उसके अंतर्गत क्या क्या सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, और जैसे आप देखते हैं कन्या राशि, जैसे कि एक तरीके से आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो कन्याओं को राशि दी जाती है, सहायता राशि दी जाती है शादियों वगैरह में, तो ये भी किस में आ जाएगा? ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आ जाएगा, यानी कि हस्तांतरण भुगतान में। अब आइए बात करते हैं इसके आगे की क्या कहानी है। इसमें कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम की बात की जा रही है। अगर आपको पर्सनल इनकम निकालना है तो क्या करना होगा दोस्तों? तो व्यक्तिगत आय सभी व्यक्तियों द्वारा, परिवारों द्वारा या एक वर्ष में अर्जित कुल आय, एक वर्ष में कुल अर्जित आय, और इसमें सब्सिडी जैसे हस्तांतरण के भी भुगतान को शामिल कर लिया जाता है, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम। अगर हमें पर्सनल इनकम निकालना होगा तो क्या होगा? जो व्यक्तियों द्वारा, सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त आय होती हैं, ठीक है, व्यक्तियों द्वारा या परिवारों द्वारा जो एक वर्ष में वही वित्तीय वर्ष, एक वर्ष में जो अर्जित आय होती हैं, और साथ ही साथ जो एलपीजी सब्सिडी जैसे हस्तांतरण भुगतान को भी शामिल कर लेते हैं, तो किस में आ जाएगा? व्यक्तिगत आय में दोस्तों। तो व्यक्तिगत आय में क्या प्राप्त होगा? व्यक्तिगत आय निकालना है तो क्या करना होगा? जो व्यक्तिगत यानी कि सभी व्यक्तियों द्वारा या परिवारों द्वारा एक वर्ष में जितनी आय अर्जित की जाती है उसको ऐड ऑन करेंगे, और साथ ही साथ जैसे एलपीजी जैसे सब्सिडी दी जाती है तो उसको भी शामिल करेंगे, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? व्यक्तिगत आय यानी कि नेशनल इनकम प्राप्त हो जाए, पर्सनल इनकम प्राप्त हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग नेशनल इनकम के बारे में आइए देखते हैं कि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं। पहली चीज़ें हैं उत्पादन की कारक। यहाँ पर कहा जा रहा है उत्पादन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है कि सामान्यतः जब संसाधन अधिक कुशल और समृद्ध होते हैं तो निश्चय ही राष्ट्रीय आय या जीएनपी का स्तर कैसा होगा दोस्तों? उच्चतर होगा। आप सोचिए कि उत्पादन, आप किसी चीज़ का उत्पादन करना चाहते हैं, यदि हमारे पास अच्छा संसाधन होगा, कुशल लोग होंगे, समृद्ध लोग होंगे, तो क्या होगा? हमारी जो नेशनल इनकम राष्ट्र जीएनपी का स्तर जो होगा, राष्ट्रीय जो जीएनपी का स्तर होगा वो कैसे प्राप्त होगा? वो कैसा होगा? उच्चतर होगा। यानी जीएनपी मतलब क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होगा कैसा होगा? उच्चतर होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या है दोस्तों? उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक में कहा जा रहा है कि जब हमें जितना अच्छा संसाधन हमें प्राप्त होगा और जितने अच्छे हमारे पास कुशल लोग होंगे, उतना अच्छा हमारा क्या होगा? राष्ट्रीय आय यानी कि राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी, राष्ट्रीय आय उच्चतर होगा, या जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा उच्चतर होगा दोस्तों। दूसरी चीज़ें कहा जा रहा है कि भूमि के द्वारा, ठीक है, भूमि भी हमें क्या करती है? नेशनल इनकम को प्रभावित करती है। पूंजी भी, जैसे पूंजी कैसे हो गई है कि पूंजी आम तौर पर निवेश द्वारा निर्धारित होती है। यह अलग बात है कि निवेश अन्य कारकों पर निर्भर होता है जो प्रोबेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता क्या करती है? बनाए रखती हैं। श्रम और पूंजी यानी उद्यमिता, ये भी क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना को प्रभावित करते हैं। प्रौद्योगिकी भी प्रभावित करते हैं। सरकार यानी कि गवर्नमेंट स्टेबिलिटी बनाए रखती है। राजनीतिक स्थिरता जो है ये भी अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखती हैं दोस्तों। तो हमने देखा कि राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, पर्सनल इनकम कैसे निकाला जाता है। फिर हमने देखा कि यानी कि पेमेंट ट्रांसफ़र क्या होता है, और फिर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं
जो राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग को प्रभावित करते हैं, जिसमें मैंने बताया आपको उत्पादन के कारक, फिर भूमि के बारे में, जैसे भूमि वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। पूंजी, श्रम और उद्यमिता, यदि जितना अच्छा हमारा, देखो, जितना अच्छा हमारा श्रम और उद्यमिता होगा उतना अच्छा हमें क्या मिलेगा, हमारे मतलब एक तरीके से हमारे देश की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। प्रौद्योगिकी, यदि हमारे पास अच्छा टेक्नोलॉजी होगा, हमारे पास सारा कुछ अच्छा होगा, तो क्या होगा, हमारे राष्ट्रीय आय का स्तर क्या होगा, प्रभावित होगा यानी अच्छा होगा। सरकार के द्वारा, जब सरकार क्या करती है, सरकार निवेश हेतु अनुकूल कारोबारी परिवेश प्रदान करने में मदद करती है, यानी कि जैसे मदद करती है, कानून व्यवस्था बनाए रखती है, विनिमयन का साधन उपलब्ध कराती है। ठीक है, ऐसे चीज़ें क्या होती है, हमारे राष्ट्रीय आय का मतलब एक तरीके से अच्छा राष्ट्रीय आय के लिए सकारात्मक चीज़ें होती हैं। राजनीतिक स्थिरता बनाए रखती हैं। ठीक है, तो इस राजनीतिक स्थिरता से क्या तात्पर्य है, आइए देख लेते हैं एक बार। एक स्थिर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था संसाधनों के बीच आवंटन में क्या करती है, मदद करती है। युद्ध, हमलों और सामाजिक असंतुलन से निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को क्या करता है, हतोत्साहित करता है। कौन, राजनीतिक स्थिरता। ठीक है, तो हमने देखा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसको आप मेंस में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।